हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पंकज स्टडी IQ में। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है? ट्रांसफार्मर के हम लोग क्या क्या पढ़े? ट्रांसफार्मर पिछली कक्षा पढ़े। पहला पढ़े थे ट्रांसफार्मर का परिचय, दूसरा पढ़े ट्रांसफार्मर के भाग। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? ट्रांसफार्मर के क्या कार्यविधि है ना, और उसके क्या क्या लाभ है। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? उसके कार्यविधि पढ़ेंगे और उसके लाभ पढ़ेंगे, राइट? है ना? शुरू करें? सभी लोग कॉपी पेन लेके रेडी है ना? चलो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर का। ये शायद पार्ट थर्ड होगा ना? ये शायद पार्ट थर्ड होगा, शायद, है ना? देख लेना आप सबसे। देखो क्या है ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। देखो क्या है, सुनो पहले एक बात समझो, पहले कुछ क्वेश्चन बताओ। हम आपसे ट्रांसफार्मर में पहले पीछे से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या है बताओ। तो हम आपसे पहला दिन बोले थे कि ट्रांसफार्मर घूमने वाला यंत्र है या नहीं? नहीं है, वेरी गुड। आपसे पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर में कौन सा धारा देते हो, एसी या डीसी? गुड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होते हैं? एक को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा को प्राइमरी वाइंडिंग किससे जुड़ा होता है? स्रोत से। और दूसरी वाइंडिंग लोड से। गुड। हमने बोला था कि वाइंडिंग को किस पर लपेटा जाता है? कोर पर। कोर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा नहीं देते हैं? डीसी देने से क्या होता है? सो कॉइल जल जाएगा। आज बताएंगे कॉइल क्यों जलता है, ठीक है? फिर आप बताओ कि उसका लेमिनेटेड कोर होता है ना, उस कोर पर बताओ कि कोर का काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स का हो, जो है ना, सेकेंडिंग वाइंडिंग में पहुंचाना, है ना। उसके बाद आपने देखा था कौन टर्मिनल, याद है? कुछ टर्मिनल बोले थे जहां से मतलब क्या होता है ना, यहां से जो स्रोत से जुड़ता है प्राइमरी या फिर लोड से निकालते हैं उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि एक टैंक होता था, याद? टैंक। उस टैंक में क्या भरा था? टैंक में क्या भरा हुआ था? तेल। बताओ तेल जो है उसको, तेल क्यों भरा था? किसको ठंडा करता था? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को, है ना, जिससे काम कर सके अच्छा हो सके। ओके, तो इन सारी चर्चाओं आप लोग को मैं पहले पिछली वीडियो में आप लोग से हमें कर चुका था। आज का जो हम लोग वीडियो है उसमें क्या बताना है हम लोग को कि ट्रांसफार्मर की क्या कार्य प्रणाली है और ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा नहीं देंगे और इसके क्या क्या प्रॉफिट है, हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्या क्या हमको लाभ है ना। ठीक है, शुरू करें? चलिए, ये था हमारा पिछला आज का वीडियो का इंट्रोडक्शन। आज शुरू करते हैं। देखो ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली में क्या करता है, जब ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वाइंडिंग में, आप फिर से फोटो देखो ट्रांसफार्मर को, यहां दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? बोलो, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? हाँ, इधर कौन सी वाइंडिंग होगा? प्राइमरी। इधर कौन होगा? इधर क्या चीज होगा? स्रोत से जुटेगा इधर। इसका नाम क्या है? कोर है ना। ये क्या चुंबकीय फ्लक्स जा रही है, यहां कौन से स्रोत देंगे? एसी स्रोत देंगे ना। अब यहां पर देखो, मैंने आपसे क्या कहा, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, इसका प्राइमरी वाइंडिंग कौन है बताओ तो? इधर वाला एसी वाला साइड। प्राइमरी वाइंडिंग को एसी स्रोत से जोड़ा जाए, संयोजित का मतलब क्या होता है? जोड़ा जाए, है ना। तो प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर, इसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि ट्रांसफार्मर कैसे कैसे काम करता है, तो आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एसी स्रोत देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं या जोड़ते हैं, तो उसके कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या है? उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से यहां पर क्या आएगा? द्वितीयक में कॉइल क्या होगा? प्रतिच्छेद हो गया, कटेगा, छेदन होगा, है ना, इंटरसेक्ट करेगा, है ना। कि कौन करेगा? इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इससे इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद करने के बाद क्या होगा, है ना, छेदन करता है। तो एक फ्राइडे साहब थे,
उन्होंने एक लॉ दिया था, एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि जब किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर घुमाया जाए, नचाया जाए, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का छेदन होता है, यानी कटता है, और कटने से उस तार में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। जो इन्होंने क्या बताया था, किसने बताया था? फ्राइडे ने। चुंबकीय नाम क्या था? फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, है ना। तो इसी बात को कहा गया। फिर बताओ क्या था? एसी में प्राथमिक में दोगे क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय। कहां जाएगा? दूसरा में, द्वितीयक में क्या होगा? चालक तार से कटेगा, कटने से क्या होगा? उसमें एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। किसके नियम के अनुसार? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार काम होगा। और वहां पे द्वितीयक में क्या होगा? अर्थात उसमें क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। मतलब यहां भी मेरा क्या होगा? करंट उत्पन्न हो जाएगा। किसके कारण हुआ? इसके कारण हुआ, है ना। किससे हुआ? चुंबकीय क्षेत्र से हुआ। इस घटना को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? इसके गुण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, कौन सा सिद्धांत कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। आपकी पिछली वीडियो में चर्चा किया है ना। अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यही था कि एक में देने के बाद ऑटोमेटिक सेकंड वाले में अगर करंट का फ्लो होने लगे, वैसे प्रिंसिपल कहते हैं अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। कोई दिक्कत है? नहीं। याद समझा? अब आपसे कोई पूछा है कि ट्रांसफार्मर कैसे कैसे काम करता, तुम बता दोगे, है ना। ये पूरे फंक्शन को बता देगा पूरे एकदम से, है ना। अब बात करते हैं कि नोट में मैंने लिखा कि ट्रांसफार्मर की अगर प्राथमिक वाइंड, मतलब इसमें अगर एसी के बदला तुम डीसी दे दो, क्या दे दो? डीसी दे दो, क्या देगा? डीसी। तो अब डीसी से जोड़ोगे ना तो इस वाइंडिंग में जल जाती है, क्या जल जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, पूछे हुए क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में अगर डीसी स्रोत दे देने से क्या होगा? वो ट्रांसफार्मर जल जाएगी, वो काम नहीं करेगी। ट्रांसफार्मर मेनली किस पे काम करता है? यह एसी स्रोत पे काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पर यह काम करता है। कोई दिक्कत है? नहीं। जल सकती है। इसका कारण यह है कि वाइंडिंग में क्या है ना, इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस माने इंडक्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है समझते हैं। इसको बोलते हैं प्रेरक प्रतिघात। क्या होता है कि जब हम डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है? प्रेरक प्रतिघात जो होता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो होते हैं, उसमें क्या होता है? नहीं रहता। इसमें क्या होता है? नहीं है, इसमें नहीं है। अगर मान लो रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध, समझ लो क्या था? प्रतिरोध। इंडक्टिव रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रा होता है ओम, ठीक है। और प्रतिरोध आप लोग को पता है, याद है? उसमें क्या बोले थे? प्रतिरोध बताएगा? प्रतिरोध क्या है? नहीं याद है? हमने बोला था प्रतिरोध क्या है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा का जो विरोध करता है, जो रुकावट पैदा करता है, जो डिस्टर्ब पैदा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिरोध कहते हैं। तो बताओ यहां पर सोचो गौर से, यहां पे इसमें प्रतिरोध का मान क्या है? कम है। क्या बाबू? क्या है? अब बताओ रोकने वाला कम होगा। मान लो तुम कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, अब तुमको कोई मतलब खींचने वाला नहीं होगा, तुम कमा रहे हो, तो तुम अमीर हो कि गरीब हो? अमीर होगे ना। तो बताओ इस चालक तार में अगर रोकने वाला नहीं है, इसका मतलब इस तार में विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा, अमीर होगा कि गरीब होगा? ज्यादा होगा ना। अब बताओ किसी भी चीज में अगर तार की कैपेसिटी कम है और उसमें क्या हुआ? ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने लगा तो तार क्या होगा? जल जाएगा। क्या होगा? गल जाएगा, जल जाएगा। इसी कारण इसे हम डीसी सप्लाई से नहीं चलाते। समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से ना, है ना। देखो मैंने ऑनलाइन लिखा, क्या लिखा? हाँ, जिसके कारण उसमें धारा का मान अधिक हो जाता है ना, अधिक हो जाता है और वाइंडिंग क्या होती है? जल जाती है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के लाभ। लाभ क्या क्या है समझो गौर से। ट्रांसफार्मर के बहुत लाभ है। क्या लाभ है? देखो इसमें लिखित में लिखा, पहला लिखा कि ट्रांसफार्मर में कोई सचल पुर्जा नहीं होता। सचल मतलब कहता है मूविंग पार्ट, घूमने वाला भाग नहीं होता। जैसे मान लो सपोज करो हम तुमसे कहें कि ठीक है बाबू ऐसा करो, बैठ के काम करना है, और एक आदमी कहें कि तुमको खड़ा होकर काम करना है, फिर चल के काम करना है, तो बताओ जल्दी कौन थकेगा? खड़ा वाला। क्यों? क्योंकि उसके चलने से एनर्जी कंज्यूम होगा, खर्च होगा ज्यादा, है ना, ज्यादा मात्रा में इसके तुलना में। तो उन्होंने कहा तो ट्रांसफार्मर तो चल नहीं रहा है, मतलब बैठा आदमी है, तो ज्यादा काम करेगा ना, ज्यादा काम ना करे बाबू, ज्यादा काम करेगा। इसीलिए क्या है
ट्रांसफार्मर कोई सचल पार्ट नहीं होती है, मतलब मूविंग पार्ट नहीं होती है, जिसके कारण इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है। मान लो बेचारा वो क्या है ना कि जो मतलब कि जो चल के काम कर रहा है, हो सकता है उसको मतलब कि गर्मी है, मतलब कि बहुत सारी चीजें परेशानी होंगी जी, उसकी दवाई की या फिर खाना सही समय से जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन यहाँ पे तो बैठा आदमी है, बेचारा काम कर रहा है ट्रांसफार्मर, तो इसकी देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसके तुलना में कम पड़ती है। क्या? उसके तुलना में कम पड़ती है। किसकी तुलना में? जो मूविंग वाले पार्ट है ना, जैसे मोटर जनरेटर आप मूविंग वाला पार्ट है ना बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत है। पहला बात क्या हुआ, यह स्थिर यंत्र है, इसमें कोई भी किसी प्रकार मूविंग यंत्र नहीं है, और जिसके कारण क्या होगा, इसकी देखभाल की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। किसकी तुलना में? मूविंग पार्ट की तुलना में। सेकंड है, यह एक स्टैटिक यंत्र है, मतलब स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह फिट कर देते हैं, ये फिर मोशन नहीं करता है, ये चलता उलटा नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं। थर्ड में कहता है इसकी दक्षता 90% से लेकर और 98% होता है। कितने थे बाबू? 90% टू 98%। अब तुम ऐसा, ये क्या है, दक्षता क्या होता है? दक्षता का मतलब होता है क्षमता। जैसे मान लो सपोज करो कि अगर कोई पर्सन है, ये खड़ा नहीं बैठ के काम कर रहा है, स्थिर यंत्र है, तो बताओ इसमें लॉस क्या होगा, हानि कम होगा कि ज्यादा होगा? हानि कम होगा ना बाबू, क्योंकि आराम से बैठा हुआ है। अब बताओ हानि कम होगी तो कोई भी चीज ओवरऑल कितना परसेंट होता है? 100% होती है। तो इसमें सिर्फ ओनली मेनली क्या था, 2% या 1 से 2% के बीच में इसमें लॉस होती है। यानी इसकी दक्षता कितनी है? 90 से 98%, यानी है ना, बस इतनी क्या होती है, इसकी दक्षता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। राइट ना? नेक्स्ट आपका इसके वोल्टेज हास होता है। अब बताओ, एक हास का मतलब क्या था? कमी, लॉसेस। अब मान लो ये आराम से बैठा हुआ है, चल रहा है, लेकिन एक ही जगह चल रहा है, तो वहां पे बताओ, वहां पे जो खड़ा होकर काम कर रहा है व्यक्ति, उसके कंपेयर में क्या करे हुए, यहाँ पे इसकी क्षमता क्या होगी, लॉस क्या होगा, कम होगी ना बाबू। इसकी लॉस क्या होगी? देखो, इसमें वोल्टेज हास सुगमता से पूरा किया जाता है कि अगर, क्योंकि इसमें 2 कॉइल होती हैं, आप स्टेप अप स्टेप डाउन, जब हम प्रकार पढ़ाएंगे उसमें तो बोलेंगे स्टेप अप, तो मान लो कि अगर वोल्टेज कम गया तो स्टेप अप के द्वारा ये बढ़ा भी सकता है ना। इन सारे फैकल्टीज इसमें ट्रांसफार्मर में हैं। इन सभी के आधार पे ट्रांसफार्मर के बहुत सारे लाभ है, आपके मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं, है ना। ये सारे थे ट्रांसफार्मर के बारे में, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर के प्रकार की चर्चा करेंगे, है ना। समझ में आप लोग को आया कि नहीं आया? है ना विभूत, तुमको बाबू? हाँ, चलो अच्छी बात है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब मिलते हैं, जब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।